स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। विनीता आज नोट कर रही होती है कि उनकी माँ आरती जो फोन पर बात कर रही थी, जाहिर है उनको बातें सुनकर ये महसूस हो रहा था कि वो निश्चित तौर पर ही अपनी माँ यानी कि विनीता की नानी से बात हो रही है। लेकिन एक चीज वो नोट कर रही थी, वैसे तो बातें होती रहती थी, कोई खास बड़ी बात थी नहीं, लेकिन आज विनीता ये नोट करती है कि उनकी माँ आरती बात करते करते रो रही थी, सिसकियां ले रही थी। अब विनीता पूछना तो चाहती है कि भाई क्या कोई बुरी खबर तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी भी घरेलू यानी कि घर की कोई ट्रेजेडी होती फिर सिसकियां नहीं होनी थी। आप समझ सकते हैं कि रुदन होना था बहुत बड़ा। ऐसा कुछ नहीं था, बस इनकी माँ जो है कुछ बात कर रही थी कि हाँ अब क्या किया जा सकता है, ऐसे ही तो होता है फिर जब ऐसे किया जाता है। तो इनकी माँ पर इनकी माँ बस वैसे बात कर रही थी कि हाँ अब क्या किया जा सकता है, ऐसे ही तो होता है। खैर ये वेट कर रही थी फोन के कट करने का, लेकिन जब जैसे ही फोन कट होता है तो विनीता अपनी माँ के पास आती है। वो कहती है कि माँ क्या बात हुई। अब इनकी माँ की आंखों में आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते थे। वो अपने आंसू पहुंचते हुए कहते हैं कुछ नहीं बेटा, बस कुछ खबर थी। तो विनीता कहती है कि माँ मुझे बता ही सकती हूँ, बच्ची थोड़ा, क्योंकि विनीता की उम्र कुछ 15 साल के आसपास थी। तो विनीता कहती है कि बस एक सहेली थी मेरी स्कूल की, वो आज नहीं रही दुनिया में, तो नानी माँ उसकी खबर ही बता रही थी मुझे। अब जब ये बात सुनती है वनीता तो वो काफी ज्यादा शौक रह जाती हैं कि मैं सोच रही थी कि शायद कोई दूर का कोई होगा, जान पहचान वाला कोई होगा, लेकिन माँ की सहेली, उनकी मौत की खबर। और माँ अब बिहेव तो रिएक्ट तो कर रही हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली मतलब वो सोच रही थी कि उनको तो पैनिक हो जाना चाहिए कि भाई ये कैसे हो गया, हाय ऐसा कैसे हो गया। विनीता ये पूछती भी है कि माँ आपकी सहेली इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपको उसका इतना दुख हुआ है। मतलब ठीक है, आपके हाव भाव से तो आप थोड़ा सा परेशान लग रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ है सच लग नहीं रहा। तो आरती कहती है कि बेटा देख क्या होता है कि दुख तो होता ही है किसी के जाने का, वो चाहे इंसान कैसा भी हो। और वैसे भी मैं रिया से कई वर्षों से नहीं मिली, माने तो 10th क्लास के बाद मैं उससे मिली नहीं। हालांकि वो हमारी कॉलोनी में रहती है। अरे सच तू तो जानती ही होगी, जो नानी घर के तकरीबन 5 घर छोड़ के एक घर है, तो आंटी से शायद वैसे मिली भी होगी, लेकिन अब तुझे याद नहीं होगा। ये उसी की बेटी थी, रिया। अब इतना दिमाग तो विनीता लगाने से रही कि अच्छा वो जस्ट शॉर्ट में पूछती है कि माँ चलो जो भी था मतलब, लेकिन फिर भी जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ आप समझ रही हो उस बात को। आरती कहती हैं कि हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ, मैंने जैसे कहा कि 10th क्लास के बाद। तो विनीता झट से पूछती है कि 10th क्लास के बाद मतलब क्या हुआ। आप कह रही हैं कि रिया आंटी आपकी कॉलोनी में रहती थी कुछ 4-5 घर छोड़ के, तो फिर तो वो चलो आप मानो कॉलेज या कॉलेजिएट में बाद में आपने अलग अलग कहीं पर एडमिशन ली होगी, उसके बाद फिर आपकी शादी या उसकी शादी उनकी शादी भी तो हुई होगी ना, तो एक दूसरे को इनवाइट नहीं किया, कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है। तो आरती कहती है कि ना ही कोई झगड़ा हुआ बेटा, और ना ही रिया ने 10th क्लास के बाद पढ़ाई की, क्योंकि वो एडमिट कॉलेजिएट या कॉलेज में नहीं हुई, कहीं और हुई। अब जब इससे पूछा जाता है कि मतलब मैं समझी नहीं, आरती से पूछा जाता है उसकी बेटी के द्वारा, तो वो कहती है कि वो एडमिट हुई थी पागल खाने में। अब जो ये किस्सा शुरू हुआ था रिया की मौत के साथ, जो सहेली थी आरती की, दिखने में ये एक, हम लीगल भाषा में कहे ओपन एंड शट केस था कि एक सहेली थी उसकी मौत होगी बात खत्म। लेकिन अब जब 3-4 बातें आरती ने की तो ये जो किस्सा है वो और उलझने लग पड़ा, मुझे लग रहा है कि। और और जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपको भी ये लग रहा होगा कि इनकी सहेली पागल खाना 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं, आखिर में ये सारा केस है क्या। ये केस जितना उलझा हुआ है उतना ही खौफनाक भी है, उतना ही ट्रेजेडी से भरा भी है, और उतना भी एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाता है।
खैर, अब जैसे मैंने कहा कि जो ये किस्सा है वो उलझता जा रहा था विनीता के सामने, और विनीता अपनी माँ को कहना चाह रही थी कि माँ, मुझे जो भी बताना है सही सही साफ साफ तौर पर बताओ, मुझे ये कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि आपकी सहेली पागल खाना, उसकी मौत समझ नहीं आ रही मुझे ये बात। तो आरती कहती है कि बेटा, जब 10th क्लास में हम सारी इकट्ठी पढ़ती थी ना, तो उसके बाद फिर रिया पागल होगी और वो पागल खाने में रही। फिर अब विनीता पूछती है, पागल कोई इंसान ऐसे थोड़ी ना पागल हो जाता है, कोई तो कारण होगा। तो फिर आरती कहती है, हाँ, कारण तो बहुत बड़ा था, और तुम कह रही हो ना कि जो मौत है उसका दुख आपको, मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि एक तो 10th क्लास के बाद मैं उससे मिली नहीं, अब तुम खुद सोच सकती हो कि कितना समय हो गया। और दूसरा कि कर्मों का जो फल है वो तो आखिर मिलता ही है। तुम ये कह सकती हो या तुम ये सोच सकती हो कि रिया ने कर्म ही भोगे अपने, और अब कर्मों का भुगतान करके वो चल बसी। हाँ, मेरी सहेली थी, किसी समय में मेरी उसके साथ अटैचमेंट भी बहुत थी, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कोई उसके साथ अटैचमेंट रही नहीं, क्योंकि जो उसने किया, शायद जो उसको उसके बदले में दंड मिला वो कहीं कम था, वो कहीं ज्यादा भयानक दंड की हकदार थी। अब बात और उलझ चुकी थी विनीता के सामने कि भाई, दोस्त, मेरे माँ की सहेली, पागल खाना, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब कर्म और दंड ये भी ऐड हो चुका। अब विनीता कहती है कि माँ, बताना है तो मुझे आप प्लीज साफ साफ बताओ कि बात हुई क्या थी, और ये रिया का अंजाम, इस अंजाम तक रिया पहुंची कैसे। तो फिर उनकी माँ बताना शुरू करती है कि शायद ये बेटा तुम्हारे लिए भी सीख हो, क्योंकि घर में तो तुम हमारी आज्ञाकारी बेटी हो, तुम्हारी कभी आज तक वैसे कॉलेज से कंप्लेन तो नहीं आई, लेकिन फिर भी इंसान को सिर्फ दो लोग जो होते हैं, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम जितना मर्जी कह लें कि हम किसी को बहुत जानते हैं, हम जितना मर्जी कह लें कि वो हमारे बहुत करीब और हमको जानते हैं, इंसान को खुद के अलावा और परमात्मा के अलावा और कोई नहीं जान सकता इससे बेहतर। तो मुझे नहीं पता कि एक इंसान का, तुम हो, तुम्हारे पापा हो, तुम्हारा भाई हो, या मैं हूँ, मुझे तो चलो अपना पता ही है कि असल किरदार क्या होता है। तो अगर कुछ तुम अपने आसपास देखो या कुछ हद तक अपने आप में भी देखो, तो जरूर सोचना एक बार। अब उनकी माँ कहती है कि देख, बात ऐसी है कि हम थी 9th क्लास के, 9th क्लास का रिजल्ट आया था, और उसके बाद फिर हमने 10th क्लास में, हमारी जो है वो अब क्लास आगे बढ़ी। स्कूल हमारा नागपुर में, जो इनका ननिहाल था विनीता का, काफी पॉश स्कूल, काफी बड़ा स्कूल था। अब ये, यानी कि आरती, रिया जो इनकी सहेली थी, और श्रेया इनकी एक और सहेली थी, ये तीनों काफी अच्छी दोस्त थी, और 3 लड़कों का साथ में एक और ग्रुप था। मतलब कि ये 6 दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त थे, काफी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बॉन्डिंग थी। उसका एक मेन कारण भी ये था कि जो ये जितने भी थे, ये सारे एक ही कॉलोनी में रहते थे, काफी बड़ी, काफी पॉश कॉलोनी थी, क्योंकि ये काफी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती है। अब 2 कारण थे, एक तो एक साथ स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ना, दूसरा जो एक ही कॉलोनी में बचपन से, जब से मतलब पैदा हुए हैं तब से ये होश संभाली कह सकते हैं, तब से खेलते भी रहे साथ में, तो इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग थी। अब ये बातें मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ यही कारण मेन था शायद कि आरती को चाहते ना चाहते हुए इनके साथ दोस्ती रखनी पड़ती थी, क्योंकि एक तरह से इनके फैमिली के रिलेशन भी थे। रिया खास तौर पर, हालांकि श्रेया भी कुछ हद तक तो थी, लेकिन रिया खास तौर पर एक बिगड़ी हुई बदतमीज लड़की थी, और उसके चर्चे तो हर जगह थे इस बात को लेकर कि वो काफी ज्यादा मुंहफट है, काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, और काफी ज्यादा बदतमीज है। अब इस चीज का ताल्लुक क्या है स्कूल के साथ कि जब ये 10th क्लास में इन्होंने प्रोसीड किया, और उस साल 10th क्लास में रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा खराब आया। खास तौर पर मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट था वो काफी ज्यादा खराब आया, और उसकी वजह से जो इनको 10th क्लास में टीचर पढ़ाने वाली थी मैथमेटिक्स की, उनसे ये क्लास छीन ली गई, और एक विनय सर थे जिनको क्लास दी गई।
अब विनय सर बेसिकली +1 और +2 को पढ़ाते थे, जो इन्हीं के स्कूल में थी, कॉलेजिएट जिसको भी कहते हैं या फिर सीनियर सेकेंडरी भी कहते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर माने जाते थे, लेकिन उनके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त थे। वो ट्यूशन तो कराते थे, लेकिन उनका ये विश्वास होता था कि अगर बच्चे में काबिलियत है तो वो क्लास में भी पढ़ लेगा। तो कोशिश उनकी पूरी होती थी कि वो अपना बेस्ट देते थे क्लास में, लेकिन अगर फिर भी किसी को ज़रूरत होती थी तो फिर वो ट्यूशन्स में भी, मतलब ट्यूशन भी कराते थे। अब ये जो चर्चा था सारे स्कूल में मशहूर था कि भाई जिस भी क्लास में विनय सर आ गए पढ़ाने के लिए, तो वो रिजल्ट तो 100% होगा, लेकिन बिगड़े से बिगड़ा बच्चा भी सेट हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट बहुत थे। वो पनिश करने से पहले ये नहीं सोचते थे कि वो पनिशमेंट लड़के को दी जा रही है या लड़की को दी जा रही है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो आप छात्र हो, आप स्टूडेंट हो, जेंडर मैटर नहीं करता। इसलिए खासा चर्चा था 10th क्लास में, साथ के साथ डर भी था। आरती को तो इस चीज़ का कोई डर था नहीं, क्योंकि आरती एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन रिया और श्रेया और 3 लड़के ये मैथमेटिक्स में नालायक थे। फेल होते थे, अगर पास होते थे तो बिल्कुल लास्ट में जाकर। तो इनकी तो पूरी, जिसे कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी थी कि ये तो फेल होंगे ही होंगे। इसलिए खास तौर पर जब प्रिंसिपल ने इंट्रोड्यूस कराया विनय सर को न्यू क्लास में, तो इन्होंने कुछ बच्चों के खास तौर पर नाम लिए, जिनमें इन 5 जनों को ग्रुप भी था। जैसे मैंने कहा कि टोटल 6 जनों को ग्रुप में था, जिसमें आरती एक ब्राइट स्टूडेंट थी, बाकी सभी मैथ में खास तौर पर नालायक थे। और उसमें भी खास तौर पर जो रिया थी, वो नालायक होने के साथ साथ मैथमेटिक्स में बदतमीज़ भी थी, मुंहफट भी थी। इसलिए जो प्रिंसिपल है वो खासा तौर पर रिया को पसंद करते नहीं थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि जो इनके पेरेंट्स थे रिया के, वो काफ़ी ज़्यादा पहुंच रखने वाले थे पॉलिटिक्स में भी, और कुछ शायद स्कूल के भी कुछ मैनेजमेंट में कोई इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल था, और इसकी वजह से ही रिया जैसी बदतमीज लड़की को झेलना पड़ता था। और मैं इससे आगे एक जो कहानी को, जो किस्से को कंटिन्यू करूं, मैं उन सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं जो रिया नाम से ये जो सुन रही होगी कहानी। अगर रिया नाम से कोई कहानी सुन रही है तो सॉरी, आप गलती से भी अपने आप को इस चीज़ तौर पर मतलब रिलेट मत करना। नाम तो मैंने कोई ना कोई तो लेना है, तो फिर कोई ना कोई किसी के साथ तो नाम हो गई, तो इसलिए मुझे मजबूरी में टफ वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं किस्से के लिए, और ख़ास तौर पर अब नाम बार बार लेना पड़ रहा है, तो एक एडवांस में आपसे सॉरी, रिया नाम की जो भी सुन रही होगी। अब जब विनय सर को सब कुछ बताया जाता है, तो उसके बाद अब विनय सर क्लासेस लेने शुरू कर देते हैं। पता तो उन्हें पहले दिन से चल गया था कि कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन सा बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, और ख़ास तौर पर रिया, श्रेया और बाकी 3 दोस्त ये तो थे। अब धीरे धीरे जो इनकी टसल है विनय सर के साथ बढ़ने लग पड़ी। शुरू में विनय सर ने स्ट्रिक्ट तो थे, लेकिन प्यार से समझाने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि कहाँ पर समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है, मैथमेटिक्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको खास तौर पर समझ नहीं लगता, और अगर वो समझ नहीं लगता तो उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बाय द वे, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट आपको सबसे टफ लगता था, क्योंकि मैथमेटिक्स में आम तौर पर सबका यही हाल होता था। और शुरू में जो विनय सर का रिस्पॉन्स तो काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन रिया, श्रेया और बाकी जो दोस्तों का उनके रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा एक अग्रेसिव था, क्योंकि वो पहले दिन से ही ये मानकर बैठे थे कि ये हमें टारगेट करेगा टीचर, और हम इसे टारगेट करेंगे। अब विनय सर टारगेट तो उनको कर रहे थे, लेकिन पॉजिटिव वे में, कि बेटा अगर कुछ नहीं समझ लग रहा तो मुझसे पूछो, ये पूछो। वही दूसरी ओर जो उनका टारगेट था वो अग्रेसिव ही था, वो बदतमीजी से बात करते थे। कुछ देर तक तो विनय सर इस चीज़ को सुनते रहे कि चलो अभी नई नई अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक जम ना सकी। अब वैसे जो इनका ग्रुप था वो 6 जानों को ग्रुप था। हल्ला गुल्ला मचाना, शरारतें करनी, सारे स्कूल में एक साथ रहना, बाद में अगर कहीं घूमने फिरने भी जाना, वो फॉर द सेक ऑफ कॉलोनी फ्रेंड्स, वो भी जाना। लेकिन पढ़ाई के मामले में आरती, जो इनकी विनीता की माँ थी, इनका सिस्टम बिल्कुल अलग था। ये इनसे पढ़ाई के तौर पर कोई ताल्लुकात नहीं होता था कि भाई अगर हम कुछ गलत करेंगे पढ़ाई में तो मैं साथ दूंगी, ये पहले ही था निश्चित। सो
अब ये टसल बढ़ती गई और रिया, श्रेया और दोस्तों की उसके बदतमीजी दिन के दिन बढ़ती गई और अब शुरू हुई विनय सर की स्ट्रिक्टनेस। अब विनय सर की जो स्ट्रिक्टनेस थी वो ऐसी थी कि वो फिर बेइज्जत करते थे क्लास में, और क्लास के बाहर हाथ खड़े कर कर वो खड़ा करते थे, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को सजा दी जाती है। अब पहले दिन तो शायद रिया, श्रेया और उनके दोस्तों को ये मजाक लगा हो, लेकिन अगले ही दिन उनकी बैंड बज चुकी थी, क्योंकि सर छोड़ने वाले नहीं थे। ये टसल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सारे क्लास में इनको जानी दुश्मन कहा जाता था विनय सर का। आरती ने बार बार ये बात समझाने की कोशिश की कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा, तुम्हें नहीं पसंद है सर, तो तुम सेक्शन चेंज कर लो। लेकिन फिर भी रिया, श्रेया और बाकी तीनों दोस्त अपने ईगो पर ले चुके थे और वो चाहते थे कि विनय सर को सबक सिखाना। अब विनय सर एक शरीफ इंसान थे, स्ट्रिक्ट तो थे लेकिन एक शरीफ इंसान थे। एक दिन क्या हुआ कि विनय सर जब अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे थे स्कूल से छुट्टी होने के बाद, तो इन सभी बच्चों ने इनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। और विनय सर ने उनको कहा कि देखो बेटो, मैं क्लास में जो तुम्हारा मेरा रिलेशन है वो बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर तुम मेरे दोस्त भी तुम मुझे कह सकते हो, हंसी मजाक भी कर सकते हो, ये सब कुछ चलेगा। तुम बेटा बदतमीजी कर रहे हो, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, बदतमीजी मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी तुम अगर कोई इंसान है तो तुम मुझे साफ तौर पर बता सकते हो। अब उसके बाद जो रिया ने हरकत की वो इतनी ज्यादा गंदी हरकत थी, अगर विनय सर के अलावा कोई और होता तो शायद वो एक थप्पड़ मार देता। अभी विनय सर ये बात कर ही रहे थे कि रिया उनके मुंह पर थूक देती है। विनय सर तो हैरान के हैरान रह जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर श्रेया और उसके तीनों दोस्त हंसने लग पड़ते हैं, मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं, और आरती यानी मैं वहां पर बस सन की सन खड़ी थी कि ये इतनी बदतमीजी, इतनी हद होती है। विनय सर मुस्कुराते हैं, वो अपने रुमाल से थूक को हटाते हैं और साथ के साथ ही कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि रिया तुमने अपना गुस्सा थूक दिया। वो कह के वो चले जाते हैं। अब ये सुनने के बाद पहली बार मैंने एक बदलाव नोट किया, लेकिन रिया में नहीं, श्रेया में। श्रेया इस बात को सुनती है और थोड़ी सी शर्मिंदी होती है, और उसके तीनों दोस्त भी। लेकिन रिया तो सिर्फ अपने ही फितूर में थी, जैसे उसको कोई अचीवमेंट मिली हो। उसके बाद ये चारों जाने हंसना बंद कर देते हैं और रिया को कहते हैं कि यार मजाक मजाक में तूने कुछ ज्यादा कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। चलो आफ्टर ऑल जैसा भी मर्जी है भाई, है तुम्हारा सारी टीचर ही है। लेकिन रिया उसको काफी बुरा भला बोलने लग पड़ी थी, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। जैसा कि मैंने कहा कि वो बदतमीज तो थी, साथ के साथ ही एक नंबर की मुंहफट भी थी, और वो गालियां भी ऐसे निकाल रही थी जैसे लड़के भी ना निकालते हो, जो वहां पर खड़े लड़कों तक से नहीं सुनी जा रही थी। बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ये विनय सर का एक ऐसा नेचर ही था कि उन्होंने किसी तरीके से उस माहौल को संभालते हुए कुछ बोला नहीं, और वो चल पड़े और उन्होंने कंप्लेन तक नहीं की प्रिंसिपल के आगे। पर्सनली अगर बात की जाए तो ये विनय सर की सबसे बड़ी गलती थी, उनको कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। क्योंकि जब ऐसा कोई इंसान जो शैतान होता है, वो उसके अंदर किसी भी तरीके की शर्मिंदगी होती नहीं है। इंसानियत जब मर चुकी होती है तो फिर शैतान ही जिंदा होता है, क्योंकि वो जो चारों थे ना, उनके अंदर तो इंसानियत आ चुकी थी, उनको महसूस हुई, उनको शर्मिंदगी हुई। लेकिन रिया के अंदर का शैतान अब रिया को पूरी तरीके से कब्जे में ले चुका था। खैर, अब एक दो दिन जब रिया इस चीज को महसूस करती है कि उसके जो बाकी दोस्त हैं वो अब सर के साथ टसल नहीं कर रहे और वो पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसा सर समझा रहे हैं वैसा किया जा रहा है, और विनय सर इस बात में बिल्कुल सफल हो चुके थे। वो 4 बच्चों को समझाने में सफल हो चुके थे, और अब सिर्फ और सिर्फ रिया अकेली पड़ चुकी थी। रिया ये बात नोट करे जा रही थी और उसको इस चीज का गुस्सा दिन ब दिन था कि ऐसा कैसे हो सकता कि मेरे दोस्त उसकी बातों में आ गए, ये वो समथिंग जो भी चलता रहता। रिया से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो दिन आता है जो रिया की जिंदगी बदलने वाला था, हम सबकी जिंदगी बदलने वाला था, स्कूल की तकदीर बदलने वाला था, और साथ के साथ ही विनय सर की भी। एक बार मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बुलाया जाता है, साथ में श्रेया भी थी।
प्रिंसिपल सर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, सामने रिया खड़ी हुई थी और वो रो रही थी। प्रिंसिपल सर के हाथ में एक लेटर था। प्रिंसिपल सर रिया को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी बात हो, लेकिन रिया जो तुमने ये लिखा है बिल्कुल सोच समझ कर इसको आगे बढ़ाना, क्योंकि बात आगे बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जैसे ही हम एंटर करते हैं कहते हैं, हाँ आरती बेटा तुमसे एक बात करनी थी। लेकिन आरती श्रेया इस बात का ख्याल रखना कि जो ये बात है इस चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता। आरती और श्रेया कहती हैं कि सर बताइए क्या बात है। तो ये कहा जाता है प्रिंसिपल सर के द्वारा कि बकौल रिया इसने रिटर्न में कंप्लेन दी है कि विनय सर ने इनको बैड टच किया, इनको फिजिकल अब्यूज करने की कोशिश की है, गलत काम करने की कोशिश की है। यह जो कुछ भी हुआ है हुआ तो ये अकेले में है, मतलब कोई और प्रत्यक्ष था नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेटा अगर कोई भी ऊंच नीच है तो तुम एक बार रिया से बात करो कि अगर कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी है। प्रिंसिपल साहब जानते तो थे कि रिया कैसी लड़की थी, और वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे आरती और श्रेया को समझ लग रही थी। दूसरे शब्दों में वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि इसको समझाओ कि ऐसा ना करे, कंप्लेन ना दे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि प्रिंसिपल साहब को कंप्लेन एक्सेप्ट करनी ही पड़नी थी। वहीं दूसरी ओर अगर वो ना करते तो उन पर बात आती। दूसरी ओर वो कंप्लेन अब सिर्फ स्कूल की चार दीवारी में नहीं रहने वाली थी, वो पहुंचने वाली थी पुलिस स्टेशन, क्योंकि मामला था छेड़ाछाड़ी का, वो भी लड़की के साथ, और सुनवाई सिर्फ लड़की के साथ ही होती है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। अब जब मैं और श्रेया ये बात सुनती हैं, वो तो रिया की हम दोनों शक्ल देखती हैं और हमारे चेहरे में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी था कि इतने हद तक गिर सकती है रिया। हमें इस चीज़ का पूर्ण विश्वास था कि विनय सर एक काफ़ी अच्छे इंसान थे और वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते थे, और हमें अपनी सहेली पर भी पूरा विश्वास था कि वो क्या क्या कर सकती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के साथ गलत करने के लिए, लेकिन इस हद तक कि किसी का करियर ही खत्म हो जाए। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जानते आरती, वो शैतान है, वो इंसान नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। काफ़ी उसने बातें की, लेकिन अब जब रिया नहीं मानी तो फिर बुलाया गया सर को, विनय सर को। विनय सर को जब ये लेटर थमाया गया प्रिंसिपल सर की तरफ से, प्रिंसिपल सर की आंखें झुकी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा कौन है। लेकिन विनय सर के तो पैरों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगे, जो उसका करियर और साथ के साथ उसकी इज्जत भी खा जाए, कुछ ही पल में दुनिया सारी इधर से उधर हो जाए, तो विनय सर के साथ यही होने वाला था। जैसे ही विनय सर ये लेटर पढ़ते हैं और वो रिया की तरफ देखते हैं, वो बड़े प्यार से रिया को कहता है कि बेटा देख, क्या होता है कि बचपने में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। हाँ ठीक है, कुछ मुझे इस चीज़ का मालूम है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ये जो बातें हैं ये काफ़ी ऊपर की बातें हैं और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बेटा। लेकिन रिया काफ़ी बदतमीज़ी से बात करती है कि तुम शैतान हो, दरिंदे हो। ये बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम मेरे साथ ये गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। रिया अपने मंसूबे में बिल्कुल डट कर खड़ी थी कि वो विनय सर को ख़त्म करके रहेगी, उनको स्कूल से निकाल के रहेगी, उनकी इज्जत उछाल के रहेगी। अब इस कमरे में जो हो रहा था, प्रिंसिपल सर कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन उनके पास कोई रास्ता था नहीं। तो आखिर में उन्होंने विनय सर को कहा कि आप प्लीज़ बाहर जाइए, और मेरे सामने, यानी कि हमारे सामने विनय सर ने दो फ़ोन लगाए, एक तो रिया के पेरेंट्स को, वहीं दूसरी और पुलिस को, क्योंकि ये ज़रूरी था। वो ऐसा करना चाहते नहीं थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी और उनको करना पड़ा। कुछ ही देर बाद जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, क्योंकि प्रिंसिपल सर इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि स्कूल की छुट्टी हो जाए, कोई और हो ना। अब इनके सामने पुलिस भी आती है, पेरेंट्स भी आते हैं। पेरेंट्स की बातों में कॉन्फिडेंस था नहीं, कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चे को जानते थे। जितनी बदतमीज़ रिया थी उतने ही सुलझे हुए उनके पेरेंट्स थे। वो पुलिस के सामने रिया को कहते हैं कि बेटा देख, सबसे पहले तो काम कर, जो ये रिटर्न कंप्लेन है उसको वापस कर ले। हम विनय के साथ
बात करते हैं और उसको डांटते हुए कि ये कोई बात थोड़ा होती है, तो कहे तो हम स्कूल से भी निकलवा देते हैं, लेकिन जो ये रिटर्न कंप्लेन है उसको वापस कर ले, क्योंकि ये ना बहुत आगे तक बात जाएगी। लेकिन रिया अब ये ठान चुकी थी कि वो तो खत्म करके रहेगी विनय को, उसके करियर को। अब पुलिस वाले मंजर समझ तो रहे थे कि जिसके तो पेरेंट्स ही उसको इस तरीके से उसका साइड नहीं ले रहे तो वो लड़की कैसे होगी, लेकिन रिटर्न कंप्लेन जैसा मैंने कहा कि ओबलाइज तो करनी पड़नी थी और विनय सर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। विनय सर की इज्जत अब उछल चुकी थी, क्योंकि अगले दिन सारे स्कूल में यह बात फैल चुकी थी। आसपास की सारी सोसाइटी में जहां पर विनय सर रहते थे वहां पर यह बात फैल चुकी थी। जो बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे उनके पेरेंट्स तक ये बात फैल चुकी थी। बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो ये मानने के लिए तैयार था ही नहीं कि विनय सर कुछ ऐसा कर सकते हैं। लगभग लगभग सारे ही लोग परेशान थे, हताश थे, उदास थे, सिर्फ एक को छोड़कर, रिया को, क्योंकि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुकी थी। वो खुश थी, जो वो चाहती थी वो हुआ, लेकिन इसका अंजाम उसके हाथों में नहीं था। जो होने वाला था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था, इससे भी ज्यादा भयानक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला पड़ाव किस्से का पसंद आया होगा, और अगर आया है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा जो न्यू व्यूअर्स हैं। साथ के साथ ही कमेंट में जरूर अपनी राय रखें इस किस्से के बारे में, इस बिल्डअप के बारे में। खैर, अब जो घटना था वो घट चुका। आप एक चीज को मानेंगे कि रिया के माँ बाप ने प्रिंसिपल को कहा कि उनकी बेल करा दो, हम अपनी तरफ से कुछ फर्दर एक्शन नहीं लेंगे, बेटी को समझा लेंगे किसी तरीके से। विनय जी को नेचुरली बात, अब स्कूल में तो वो आ नहीं सकते, वो शायद वो सोसाइटी में भी नहीं रह सकते, वो वहां के थे नहीं, वो कहीं और से आए थे और नौकरी करने आए थे। अब बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि यार प्लीज आपके लिंक्स होंगे तो किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे स्कूल में देख लेना, आप अगर कुछ उनका कर पाए। पता तो था उनकी बेटी ने जो हरकत की थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। विनय सर को स्कूल से मजबूरी में निकाला गया, प्रिंसिपल ने ही जमानत कराई, और उसके बाद विनय सर बस खत्म, उनका करियर खत्म। लोगों की थू थू, लोगों से नजरें नहीं मिला पाए, लेकिन विनय सर तो सच्चे थे ना। अभी बस ये चर्चा खत्म हुई नहीं थी कि एक दिन खबर आती है, कुछ ही दिनों बाद खास तौर पर खबर आती है कि कल रात विनय सर ने अपने आप को आग लगा दी, जलकर मर गए। लेकिन जलकर मरने से पहले वो जिस किराना दुकान से कुछ सामान वगैरह लेते थे उसको एक लेटर देकर गए थे, और उसको कहा था कि ये लेटर जो है वो स्कूल में पहुंचा देना प्रिंसिपल साहब को। और प्रिंसिपल साहब को वो जब लेटर पहुंचा तो वहां पर उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि सर, मरता हुआ इंसान जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी जो उम्र है वो करियर जो है वो सारा इन बच्चों के लिए लगाया। जो मुझ में कला थी समझाने की, मैथ जिससे बच्चे पास ही नहीं होते थे, काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आते थे, मेरा सिर्फ एक मकसद था कि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि बच्चों को मेरे फ्यूचर की चिंता भी है कि नहीं। सो मैं जाते जाते ये कहूँगा कि प्लीज़ आप किसी को कुछ मत कहिएगा, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। हाँ, बस मुझे एक चीज़ का है कि ये मैंने कुछ किया नहीं, इस इल्ज़ाम से प्लीज़ मुझे आप निकाल दीजिए, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये लेटर मिला था ये काफ़ी देरी से मिला था, क्योंकि अब विनय सर इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जलकर मौत हो गई। लेकिन वो अब शरीर था इस दुनिया में नहीं। क्या उनका प्रेत या आत्मा वो इतनी जल्दी जाने नहीं वाली थी, क्योंकि जब रिया, उसकी सहेलियों, उसके दोस्तों तक ये बात पहुंचती है तो रिया की थू थू होती है, क्योंकि वो तो जानते ही थे, इनर सर्कल तो उसका जानते ही था कि इसने झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने तो रिया से बोलचाल लगभग बंद कर दी, जो हमारे मेल फ्रेंड थे उन्होंने भी लगभग बंद कर दी। और श्रेया का घर और रिया का घर बिल्कुल आसपास था। अब श्रेया को ना चाहते हुए भी बस कह सकते हैं कि रखनी पड़ रही थी कि बस
यारी दोस्ती नॉर्मल जो होती है, जान पहचान बड़ी। वरना श्रेया भी कई बार कह चुकी थी कि मेरा इस लड़की के साथ बात करने का, रुकने का मन नहीं करता, इसके वजह से एक इतना बड़ा हादसा हो गया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये जो सारा वाक्य हुआ था, ये कुछ 2-3 महीने के टाइम पीरियड में हुआ था, और अब गर्मी की छुट्टियां आ गई, स्कूलों में छुट्टियां थी, और जो ये क्लास थी इनको ओवर टाइम के लिए किया गया कि भाई ये तो जो ओवर टाइम होता है, या फिर जो स्पेशल क्लासेस कह सकते हैं, जो छुट्टियों में 1 घंटे की 2 घंटे की होती हैं, शाम के समय में इनको कहा गया कि ये आएंगे। अब इन सब ने जाना शुरू किया, और एक मैथ के नए टीचर आ चुके थे। वो तो भाई बस अपना काम, जैसे भाई अपनी ड्यूटी करनी है, कुछ उससे बढ़कर नहीं। लेकिन रिया कुछ हद तक अब सुधर नहीं चुकी थी, उसको कुछ सदमा था कि इतना बड़ा कांड हो गया, उसने सोचा नहीं था। जैसे मैंने कहा था ना कि हम कुछ करते हैं लेकिन अंजाम हमारे हाथ में नहीं होता, वो कैसा हो सकता है। अब रिया की जो आदतें हैं वो किस हद तक खराब थी कि रिया श्रेया को कहती है कि एक काम कर, हम वॉशरूम जाते हैं। तो श्रेया कहती है कि तू जा, तू नहीं, मैंने क्या करना है, कहती नहीं, तू मेरे साथ था। शाम का समय था, और श्रेया भी कहती है ठीक है, अब इस बदतमीज से मैं क्या भिड़ूंगी। आरती भी बैठी हुई थी क्लास में, वो नोट कर रही थी इनकी जो भी एक्टिविटी थी, और उसके बाद जो हुआ फिर वो श्रेया ने बताया आरती को। ये दोनों वॉशरूम जाती हैं, और वॉशरूम से बाहर जब वापस आ रही होती हैं तो श्रेया को रिया कहती है रुक रुक रुक, दूसरे क्लासरूम जो खाली था वहां पर चलते हैं। तो ये कहती है कि क्या हुआ, कहती है बस स्मोकिंग करनी है। श्रेया को इस बात का पता था कि रिया स्मोक भी करती है। तो श्रेया उसको गुस्से में कहती है कि भले स्कूल खाली है, ऐसे थोड़ा तो यहाँ पर कर सकती है, स्मेल आएगी तेरे मुंह से। तो वो एक टॉफी सी निकाल के कहती है ये किस लिए है। अब वो जो क्लासरूम का दरवाजा बंद था, जैसे ही रिया उसको खोलती है, रिया के सामने एक जला हुआ आदमी नजर आता है, जो बड़े ही बुरे तरीके से उसको देखकर मुस्कुरा रहा था, और उसका मांस जो है वो मोम की तरह पिघल कर नीचे गिर रहा था। रिया की तो चीख निकल जाती है, इतनी ऊंची चीख जो सारे स्कूल में गूंजती है। श्रेया हक्की बक्की रह जाती है कि इसके साथ हुआ क्या। देखते ही देखते जो बाकी जो क्लासेस लग रही थी वहां से सभी उठकर भागते हैं, और रिया थर थर कांपे जा रही थी। उसके जुबान से एक ही बात निकल रही थी कि विनय सर, मुझे विनय सर नजर आए। वो सामने जले हुए थे, श्रेया को नजर नहीं आया, सिर्फ रिया को नजर आए। अब उसकी हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि उसको ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, क्योंकि उसके शरीर से कंपन दूर नहीं हो रहा था, साथ के साथ ही उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब ये बात जब पता लगी तो सभी जो स्कूल के बच्चे थे वो भी घबरा गए। ऑन द स्पॉट जो क्लासेस है उसको खत्म कर दिया गया, और बाकी सभी घर आ गए। अब मेरे माँ बाप को जब पता लगा तो माँ बाप हॉस्पिटल में रिया का पता लेने गए, लेकिन रिया तो पागलों की तरह एक बात कही जा रही थी कि मेरे कानों में एक चीज सुनाई दे रही है कि बेटा तुमने ठीक नहीं किया, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, बस बड़बड़ाई जा रही थी एक ही बात। अब उसके बाद पेरेंट्स को तो पता था कि इसकी हरकतें क्या है, लेकिन अब इस घड़ी में दुख तो होता ही है सबको। मुझे भी दुख था कि मेरी सहेली के साथ क्या हुआ, जो भी उसने किया बहुत बुरा किया, लेकिन अब इस वक्त उसके साथ बुरा हो रहा था। तो हम तो ये चाहते थे कि बस वो ठीक हो जाए जल्दी, लेकिन ये जो वहम था हमारा, वहम ही था, सच्चाई में बदलने वाला नहीं था। क्योंकि जो रिया है ये उसका लास्ट डे था स्कूल में, उसके बाद वो कभी वापस आएगी स्कूल में। तकरीबन वो हॉस्पिटल में 2 महीने रही, उसके बाद उसको घर लेकर आया गया। हम उसका घर पता लेने के लिए गए, मैं, मम्मी, पापा। जब हमने उसकी हालत देखी ना, अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि रिया जो 10th क्लास की, अमूमन जिसकी उम्र 15-16 साल 10th क्लास के बच्चों की होती है, वो एक किसी बूढ़ी औरत की तरह दिखाई दे रही थी। इतनी छोटी उम्र में उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दे रही थी, बाल उसके सफ़ेद हो चुके थे, आंखें उसकी काली हो चुकी थी, और एक बात वो बड़बड़ाई जा रही थी कि विनय सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई, नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस एक ही चीज़ बड़बड़ाई जा रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब वो कहावत है ना कि अब बहुत पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही अब उसके साथ हुआ था। विनय सर, जैसा मैंने कहा कि उनका शरीर तो नष्ट हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा कहीं ना कहीं वहीं रह चुकी थी। फिर
तांत्रिक बाबा को बुलाया गया, पंडित जी को बुलाया गया, और उन्होंने यही कहा कि इसको स्कूल बिल्कुल नहीं आने देना, क्योंकि जो उनकी आत्मा है ना विनय सर की, वो कहीं ना कहीं उस स्कूल के साथ अटैच है, और वो स्कूल के उस फ्लोर में जहाँ पर वो क्लासेस लगती थी वहीं रहती है। और ना ही सिर्फ रिया को बल्कि बाकी कुछ बच्चों को भी वो कहीं गाहे बिगाहे चलते फिरते दिखाई देते थे, मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे। वो सारे का सारा फ्लोर ही बंद करना पड़ा जहाँ पर वो दिखाई देते थे। वहीं दूसरी ओर रिया का जैसे स्कूल जाना तो कोई किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, वो स्कूल तो क्या, वो तो अब घर में रहने लायक भी नहीं बची थी। कुछ ही समय बाद जो माहौल है वो यहाँ तक आ चुका था कि अब उसको पागल खाने लेकर जाना पड़ा, क्योंकि वो रात को ऊंची ऊंची चीखें मारती थी, वो रात को इधर उधर भागती थी जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो कहती थी कि मेरे कानों में एक गूंज सुनाई देती है कि रिया बेटा, तुमने ये ठीक नहीं किया। और जिसने कभी विनय सर को थूका था, अब वो खून की उल्टियां करती थी। जो भी खाना खाती थी वो उसको सही तरीके से पचता नहीं था। एक लड़की, चाहे वो बदतमीज थी, चाहे वो किसी भी तरीके की थी, लेकिन कोई भी ये हाल जो उसका जिसने देखा वो डर गया। यहाँ तक कि इतना बुरा होने के बाद भी हमने दुआएं की, हमने प्रे की उसके लिए कि परमात्मा उसको बख्श दे, परमात्मा उसको उसके जो गुनाह हैं उनको माफ कर दे। लेकिन जो कर्म इतने बुरे हो जाएं तो फिर कई बार माफी जो है वो मिलती नहीं। और रिया का कर्म ही इतना बुरा था, जैसे मैंने कहा कि कर्मों की सजा, कर्मों का फल। कई साल बीत चुके हैं बेटा इस बात को। वो कभी पागल खाने से घर वापस आई नहीं। शुरू शुरू में हम भी पता लेते गए, हमें भी दुख होता था उसकी हालत को देखकर। उसके माँ बाप रोते थे, उनकी इकलौती बेटी थी, उनको भी पता था कि हमारी बेटी ने किया क्या। लेकिन वो भी क्या कर सकते थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। हाँ, वो तब कुछ कर सकते थे, एक थप्पड़ मारा होता उसको, चाहे वो आगे कुछ भी एक्शन करती, लेकिन उसको एक चीज का पता लग जाना था कि उसको सपोर्ट नहीं मिलने वाली। वो कह देते पुलिस को कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमें अपनी बेटी पर कोई भी तरीके का ट्रस्ट नहीं है, ये अपने पर जो करना चाहे कर सकती है। इससे एक मैसेज आना था समाज में, लोगों में मैसेज आ रहा था कि रिया के तो पेरेंट्स भी उसका साथ नहीं दे रहे, तो विनय सर कैसे गलत हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटी का सोचा कि अगर हमने कुछ किया तो ये कुछ गलत कदम उठा देगी, और उठा देती तो अच्छा था। ऐसे लोग समाज पर धब्बा होते हैं जिन्हें अपना तो कुछ होता नहीं, लेकिन एक किसी टैलेंटेड पर्सन की जिंदगी ले लेते हैं। क्या रिया ने कभी सोचा था कि विनय सर सुसाइड कर लेंगे? नहीं सोचा होगा। इन लोगों का दिमाग काफी छोटा होता है, ये इतनी दूर की नहीं सोचते। लेकिन जो ये करते हैं, ये करते समय ये सोचते नहीं है कि इनकी हरकत का इल्जाम क्या हो सकता है। एक होनहार इंसान की जान। सुनने में ये बात किसी को छोटी लग सकती है, लेकिन जिसके साथ बीतती है, विनय के माँ, विनय के बाप, उसका परिवार, क्या बीती होगी उन पर। वो तो अपने बच्चे को उन्होंने नौकरी करने के लिए भेजा था ताकि वो अपना और हमारा गुजारा कर सके, लेकिन उसको क्या पता था कि ये दुनिया बदतमीज बच्चों से, मैं खास तौर पर बच्चे बोल रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में जो लाड प्यार है और किसी बच्चे को ज़्यादा ना टोकना ऐसी चीज़ों को अंजाम दे देता है। हालांकि ये बात पुरानी है, लेकिन तब ये एलिट फैमिलीज में हुआ करता था, बड़े घरानों में हुआ करता था। आज ये जो बीमारी है वो नीचे तक आ चुकी है। तो रिया अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। वो जो फ़ोन कॉल थी आरती की माँ की, जो उसी कॉलोनी में रहते हैं, वो उनको यह बताने के लिए थी कि रिया इस दुनिया में नहीं रही, और जब वो मरी तो उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर जलने के निशान थे जो ना जाने कहां से आए थे। लेकिन वो मौत बहुत बुरी मरी। हो सकता है कि विनय सर की आत्मा ना हो अब, लेकिन वो अपने आप को इतना अंधकार में ले जा चुकी थी रिया कि वो उससे कभी उभर ही नहीं सकी। ये सबक है बेटा विनीता तुम सबके लिए।
मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी ऐसी हो सकती हो, तुम्हारे सहेलियां भी ऐसी हो सकती हैं, तुम्हारे दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कर्मा इज अ बिच, और वो बदला लेकर रहता ही रहता है। इसलिए आप जब भी किसी का बुरा करने की सोचें तो ये सोच लेना कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ होगा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ अगर कुछ होगा भी तो वो आपकी मर्जी से होगा। कि हाँ, मैंने किसी को तलवार से काटा है तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी सुई के साथ घाव दे दिया जाए। हो सकता है कि आपको काटा ना जाए, लेकिन आपको इतना तड़फाया जाए कि आप अपनी मौत की भीख मांगे, जैसे शायद रिया मांगती होगी विनय सर से, या यूं कहें कि विनय सर की आत्मा से। लेकिन अब उसका सुनने वाला कोई था नहीं। विनय सर शारीरिक तौर पर अब रहे नहीं थे, और रिया भी इतने सालों की सफरिंग के बाद इस शरीर को छोड़ चुकी थी। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि ऐसी दुष्ट आत्मा क्या मरने के बाद भी शांति पालेगी, या फिर वो भटकेगी, और बाद में ऐसी आत्माओं को ही प्रेत आत्मा, चुड़ैल कहकर संबोधित किया जाता है। आई होप ये किस्सा आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। अच्छा इन द सेंस कि एक एंगेजिंग रहा होगा, मुझे ये कहना चाहिए। और इसके साथ ही आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके भी सर्कल में कभी कोई ऐसे बदतमीज लोग रहे हैं, ना सिर्फ लड़कियां, लड़के भी। मेरे सर्कल में तो भाई बहुत थे, भरे पड़े थे, लेकिन अच्छे थे, उनके साथ हम रहे। मुझे ईव टीजिंग, बुलिंग से सख्त नफरत है, शुरू से अपना स्वभाव है। आपको, या फिर आप कभी इसी ग्रुप का हिस्सा तो नहीं रहे जहाँ पर बुलिंग या ईव टीजिंग की जाती है? अगर रहे हैं तो फिर चलो अच्छी बात होगी कि आपके हाथों से कुछ बुरा ना हुआ हो, बट फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके स्कूल में कुछ ऐसे लोग थे जो बदतमीज थे, किस हद तक बदतमीज थे। आप नाम ना चाहें उनका लेना चाहें, लेकिन थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि हमारे स्कूल में एक ऐसा लड़का था या लड़की थी, वो ऐसे किया करती थी, ऐसे किया करती थी। कमेंट बॉक्स में भी थोड़ा सा यार अपने को एंगेज कीजिए। हमारे कुछ भाई लोग हैं, हमारे कुछ बाकी लड़कियां भी हैं व्यूअर्स जो एंगेज करती हैं। अब जैसे कि अभी मैंने जैसे कहा ना कि एक सरोज थापा जी थी, तो उनको उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप शाउट आउट दे दीजिए। और उसके बाद ना फिर उनका, जब मैंने पिछली वीडियो में किया तो उनका एक मैसेज आया कि जब आप मेरा नाम ले रहे तो मेरे दिल की धड़कन जो है वो बढ़ रही थी। अरे भाई प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, धड़कनों को काबू में रखिए, मेरा नाम ना कहीं लग जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उन्होंने स्पेशली, मैं अब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि प्लीज़ इस कमेंट को भी आप मेंशन कर देना, तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ सरोज थापा जी। तो थोड़ा सा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, एंगेज करना थोड़ा सा शुरू कीजिए। और ना ही सिर्फ मेरे साथ, बल्कि जो हमारे कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके साथ भी एंगेज करना शुरू कीजिए। जो वो कमेंट करते हैं उनको आप रिप्लाई भी कर सकते हैं कि हाँ ये बात से सहमति या नहीं है। तो उससे क्या होगा कि एक छोटी सी कम्युनिटी बिल्ड होती है। क्योंकि जो मैं व्हाट्सएप वाला फीचर है ना, उसको मैं इसीलिए होल्ड करके रखा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी कम्युनिटी बिल्ड हो, जहाँ पर मैं आपके साथ इंटरेक्ट ना करूँ, बल्कि हम सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। तो फिर मुझे लगेगा कि किस किस को इनवाइट करना चाहिए, उसके लिए फिर मैं उसके बेसिस पर इनवाइट करूँगा कि हाँ ये भी है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सरोज थापा अगर आप आना चाहती हैं, इशिता पटते आप आना चाहती हैं, एक अपने जो भाई हैं, प्लीज़ सॉरी मैं उनका नाम मैं ले ही लेता हूँ भाई, ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता। एक अपने डॉक्टर साहब हैं, वो मेंबर भी हैं, आप हो गए। उसके बाद जसमीत जी हैं, मेंबर हैं, आप भी हो गए। एक अपने भाई और है मेंबर, वो भी हो गए। उनका नाम भी मैं ले लेता हूँ भाई, अब भूलूँ क्या। और जिन जिन का मैं नाम लेना भूल गया, एक अपने भाई थे गेमर का कोई उनका था प्रोफाइल, वो मैसेज करते नहीं है, शायद बिजी होंगे। जिया है, उसके बाद फिर जिया है, जानवी हैं, और इसके अलावा अपने भाई हैं, हिमांशु हैं, और जो ये तकरीबन करते रहते हैं मैसेज, स्काई नाइट है, कविता है, और एक अघोरी बाबा तांत्रिक है, इनका नाम नहीं मुझे पता क्या है। फिर इसके बाद सरोज थापा जी का नाम तो मैंने ले लिया। शीतल जी काफ़ी देर बाद मैसेज इन्होंने किया। हिम्मत जी हैं, ये तो भाई इन्होंने पक्का होता कि भाई इतना लाइक मैं कर दिया, इतना इतना लाइक था मेरा। प्रीत कौर जी हैं, और इसके बाद फिर
बलजीत सिद्धू जी भी करना शुरू कर दिए हैं, संजय चौहान जी है, अमित जी हैं, संदीप गिल जी हैं और अपने रवि रावत जी हैं। भाई सॉरी, मैं आपका नाम ही था रवि रावत जी, ये भी ज़रूर मैसेज करते हैं। और मेंबर्स में जैसे मैंने नाम ले लिया डॉक्टर साहब हैं अपने, और साथ के साथ ही अपने एक जसमीत बरार जी हैं, और अपने एक और भाई हैं उनका नाम है आकाश मिश्रा, अश्विनी कुमार जी डॉक्टर साहब हैं, और इशिता जी का मैंने नाम ले लिया। और इनके अलावा अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया तो आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो समय है वो थोड़ा सा कम है। जैसे फिर भी अगर मैं किसी का नाम ले सकूं तो अभी, क्योंकि मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ जो दिमाग में मेरे आ रहे हैं। मलकीत सिंह जी ने मैसेज करना शुरू किया है रिसेंटली, आप भी हैं। तो ऐसे जो अपने भाई हैं, मोंटी जट जी हैं, एक अपने गुरविंदर सिंह जी हैं, एक अपने रोहित जी हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अपने ये हैं एक अपने सच राजवंश सिंह जी हैं, एक अपने भाई हैं शायद रोहित तिवारी जी हैं जो जय श्री राम रोज भेजते हैं लिख के, वो भी हैं। फिर इसके अलावा मैं सबके नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कलवती शाह जी हैं। देन उसके अलावा और अगर हम बात करें तो प्रीत कौर जी का नाम मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो कुछ अगर प्लीज़ रह गए हैं तो मुझे वो वैसे नाराज़गी ज़ाहिर कर सकते हैं कमेंट में कि आपने मेरा नाम ले लिया, बहुत बड़ी बात है, बुरी बात है, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे भी हो जाएगा कि मैं नाम नहीं ले सका। इसके लिए सॉरी, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कमेंट बॉक्स में मुझे नज़र आ जाए तो कोई रह ना जाए भाई, मुझे इस चीज़ का दुःख होगा। ये डेली व्लॉग्स हैं जो तकरीबन फर्स्ट मैसेज करते थे। एक रेड पॉइंट गेमिंग का ये भी हैं। देन इसके अलावा जो ले लेते हैं, तिवारी साहब हो गए, राजेश पॉल हो गए, अमित जी हो गए, प्रियंका टोंक होगी, दिनेश सिंह हो गए, ऑफिशियल मार्कोस गेमिंग हो गए, देन रवि माजरा हो गए, हर्षित सैनी हो गए, ज्योति ऑडियो स्टोरी होगी, हिमांशु गुप्ता हो गए, देन उसके बाद गिल साहब हो गए, बब्बू जी हो गए, बब्बू है शायद आपका नाम, बब्बू या बबलू जी, वो भी होंगे। देन उसके बाद ये नाम है जो मैंने लिए हैं, और अगर मैं भूल गया हूँ तो आपको हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप इसको ऐसे मत लीजिएगा, मैंने जानबूझकर नहीं लिया। या मुझे जो नए नए शुरू हुए हैं उनका भी मैं नोट कर रहा हूँ, जो रेगुलर मैसेज करना शुरू करेंगे तो फिर हम एक छोटी सी कम्युनिटी में उनको भी ऐड करते जाएंगे। और ना ही सिर्फ उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, बल्कि थोड़े से इन जिसे कहते हैं ना वो इंटरनल न्यूज़ होगी, चैनल के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इससे मेरा अगला पॉडकास्ट आने वाला, ऐसा कुछ होगा। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो आज का जो पॉडकास्ट है, आज का जो एपिसोड है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।